वेलकम बैक टू जीएस वरदान। यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट सेशन है। हम लोग यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और यूरेनियम को मेटल ऑफ होप नाम से भी जाना जाता है, मेटल ऑफ होप। और इसका जो मुख्य अयस्क है, मुख्य जो आपका मेन ओर है, पिचब्लैंड है। पिचब्लैंड से यह प्राप्त किया जाता है और यह है कहाँ पर? झारखंड में सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगुड़ा झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले में है जादूगुड़ा। तो इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कांडला, पारादीप और मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हो गई थी। इसीलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जो है 1961-71 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। दूसरा दिया है जनगणना 2001 के अनुसार, इसको तो कैंसिल कर दीजिए। जनगणना 2011 वाला हमको पढ़ना है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ बंगाल से बड़ा है, तो आपका जो है क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ बंगाल से बड़ा है, सही है। तो इसमें से पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 में भारत में नगरीकरण से क्या तात्पर्य? नगरीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो नगरीकरण के में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हुई है भारत में। ये भी आपका उस समय का क्वेश्चन है, 2006-07 का है, पुराना डेटा है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। उस समय के अनुसार जो है 1971 से 81 हो जाएगा। 71 से 81 में करीब 46% की वृद्धि पाई गई थी। 46% की ग्रोथ थी उस समय। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सबसे जो राइट आंसर होगा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो बहुत ही सामान्य सी बात है, अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अगर हम बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक यह सस्टेन करेगा और जिससे कि आगे वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या आपको पता होगा, तो मध्य प्रदेश है, इसका ऑप्शन हो जाएगा।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर गुजरात में, तमिलनाडु पहला हो जाएगा, पहला, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गुजरात, चौथा पश्चिम बंगाल। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है, अशोधित मृत्यु दर है, तो पुराना डेटा है, कैंसिल कर दीजिए। 47 में दिया गया ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है। ड्रैकेनबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में देश का एक उच्च पठार है, एक पठार है जिसकी ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जिसकी ऊंचाई घटती है। पूर्व उच्च भाग ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहलाता है और इसकी ढाल जो है पूर्व में अधिक तीव्र व सीढ़ी के समान है और यह वाल और ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल है। जो अफ्रीका की ऑरेंज नदी है इसी से निकलती है। किम्बरले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किम्बरले हीरा के लिए प्रसिद्ध है, पता है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किम्बरले हीरा के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन है डायमंड सिटी। किम्बरले को डायमंड सिटी नाम से भी जाना जाता है और किम्बरले कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, किम्बरले साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास, तो डोनबास जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है डोनेट बेसिन के नाम से भी जाना, डोनेट बेसिन को डोनबास नाम से जाना जाता है और यह कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और कहाँ पर है, यूक्रेन में, यह यूक्रेन में है। और यूक्रेन के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य प्रचलित है कि यूक्रेन में जो चीनी का उत्पादन चुकंदर से किया जाता है। तो यूक्रेन इसलिए भी बहुत फेमस है, यूक्रेन में चीनी का उत्पादन चुकंदर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये राजधानी है और देश, राजधानी और देश के बारे में पूछा गया है। तो जॉर्डन की राजधानी दिया है अम्मान, ये सही है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। दूसरा है बिश्केक, बिश्केक राजधानी है तजाकिस्तान की, यह किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। तो दूसरा दिया सुमेलित नहीं है, तो दूसरा वाला सुमेलित नहीं होगा। उलन बटोर का मंगोलिया है ही, तो सनाइया का यमन है, सनाई का यमन है।
तो बिश्केक की राजधानी तजाकिस्तान, सॉरी, बिश्केक जो है तजाकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। और इसका जो मुख्य वाक्य था, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। थीम जो इसका था, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। गरीबी निवारण को प्राथमिकता पांचवी पंचवर्षीय योजना में मिल गई थी तथा गरीबी हटाओ का नारा, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में दिया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा जो था 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान दिया था। और गरीबी निवारण को प्राथमिकता जो थी, गरीबी निवारण को प्राथमिकता दी गई पांचवी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन की बात की गई थी। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना नहीं होगा इसमें, क्योंकि पूछा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस में दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा की बात कर रहा है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व तो पहले में दिया है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार को लेकर के है, ये भी सही है। औद्योगिक विकास तथा व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति तो होगा ही, तो इनमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चौथा वाला सही होगा इनमें से सभी। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। प्रथम मापन राष्ट्रीय आय का किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में भी पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन किया गया था। और यह बात है 1967-68 की, जिस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। 1967-68 और प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये का इन्होंने आकलन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का आकलन कितने रुपए किया था? 20 रुपये। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड जो है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पैन का प्रयोग क्या करते हैं? पते का प्रमाण देने के लिए, पते का प्रमाण देने के लिए जारी किया जाता है। पहचान का प्रमाण है, पंजीकृत करदाता, जन्मतिथि का प्रमाण, ये सब नहीं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ये पहला वाला सही हो जाएगा। आयकर विभाग द्वारा जारी जो है पैन कार्ड का पते का निर्माण पते का प्रमाण के लिए के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। पूछा गया है कि नहीं किया जा सकता, तो पते के प्रमाण के लिए मतलब कि एड्रेस प्रूफ नहीं है। जो पैन कार्ड है एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं किया जाता है, जबकि पहचान पत्र के लिए किया जाता है। पंजीकृत करदाता का प्रमाण है और जन्मतिथि का भी प्रमाण इसमें होता है, लेकिन एड्रेस प्रूफ नहीं है, पते का प्रमाण नहीं है। नहीं है ऑप्शन में दिया गया, देखिए कन्फ्यूजन हो गया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। क्वेश्चन नंबर 55, नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे,
चौथा सही हो जाएगा। गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी नहीं होगा, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज के नाम से जाना जाता है, SEZ। तो पूछा जा रहा है कि यह अधिनियम कब पारित किया गया था। मई 2005 में पारित किया गया था। यह अधिनियम मई 2005 में पारित किया गया था और 23 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई और 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। तो पूछा गया पारित किया गया था 2005 में, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान हुई 2006 में, 23 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान हुई और 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। अगर पूछा जाए प्रभावी कब हुआ तो 2006 से, 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया सेज। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। मतलब कि भारत की जो कृषि प्रणाली है, यहाँ की उत्पादकता बहुत कम है, तो इसका मुख्य कारण है आवश्यकता सभी लोगों का कृषि में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है जोत का आकार छोटा होना, तो ये सही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, हमारे यहाँ जो है तकनीकी व्यवस्था नहीं है, जैसा कि अन्य विकसित देशों में वो टेक्निकली डेवलप्ड है और मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ देखिए कृषि में निम्न उत्पादकता, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में लगा रहना, यह जो है इनडायरेक्टली सही है, कहीं कहीं डायरेक्टली नहीं सही है, इनडायरेक्टली सही। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में कार्यों में लगे रहना, ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, लेकिन उस हिसाब से क्या होता है, अगर उत्पादन होता है, ज़्यादा लोग, एक ही घर के 4-5 लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उस हिसाब से अगर डेली वेजेज की बात करें, उनकी मजदूरी की बात करें तो बहुत कम होता है। तो जोतों का आकार छोटा होना, ये तो डायरेक्टली सही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, चौथा वाला सही होगा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में सभी सही होगा। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1969, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1969 में किया था। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पुनः किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस हिसाब से क्या हुआ, टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 19 हो गई इनकी संख्या। और वर्तमान समय तो और भी बहुत कम बैंक हो गए, सबका विलय किया जा रहा है, 2-2, 3-3 बैंक को आपस में मर्ज किया जा रहा है। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया था, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जो है किया गया था, यह तारापोर समिति थी, तारापोर समिति। रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपये का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं का को रुपये में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। दोनों का स्वतंत्र रूप से परिवर्तन होता है। तो तारापोर समिति बनाई गई थी इसके लिए, और आरबीआई ने 20 मार्च 2006 को पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता प्रवाहित विनिमय दर लागू करने पर एक रोड मैप तैयार किया था और 6 सदस्यीय समिति की नियुक्त की थी, और जिसके अध्यक्ष एस तारापोर बनाए गए थे, जिसके अध्यक्ष एस तारापोर बनाए गए थे। इरेडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेडा रेगुलेट करती है। इरेडा किसका नियमन करता है? इरेडा बीमा कंपनियों का। केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों का नियमन करने के लिए इरेडा अधिनियम 1999
के प्रावधानों के अनुसार 19 अप्रैल 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मतलब हुआ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा, बीमा कंपनियों से संबंधित है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? ये तो 2006 का है, इसको क्रॉस कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार देश है? सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार देश है तो यूएसए। चाइना में क्या होता है, कभी यूएसए होता है कभी चाइना होता है, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। नया जो आंकड़ा आया होगा उससे मैच करा लीजिएगा। विश्व कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? कपड़ा निर्यात में तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उस समय के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दूसरा, पहला जो है इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। सब बदल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, नया से मैच करा लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? रेफ्रिजरेटर में जो सामान रखते हैं, जो भी मतलब खाद्य वस्तुएं होती हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ताज़ा रखने हेतु तापमान, सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो 40 से 140 फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक होता है, 40 से 140 फ़ारेनहाइट में। इसीलिए इसे डेंजर जोन कहते हैं, इसीलिए इसे डेंजर जोन कहते हैं। अगर ऐसे पूछा है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है? हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से, हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से। और ये घड़ियाँ जो होती हैं पहनने वाले के हाथ के संचलन से चलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए यदि 2 से 3 दिन ये घड़ियाँ हाथ में न पहनी जाए तो बंद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट क्या करता है? थर्मोस्टेट तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें देखिए ऊष्मा मापता है। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट जो है किसी निकाय का तापमान स्वयं नियंत्रित करता है और इसकी सहायता से किसी भी निकाय या बॉडी का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है और इससे क्या होगा? ऊर्जा की बचत होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक दाब पर प्रेशर कुकर को जब हम बंद कर देते हैं तो प्रेशर अधिक हो जाता है। तो दाब अधिक बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाला सही जगह दूसरा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 67 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, ऐसा क्यों होता है? वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जबकि अगर ब्लैक कपड़ा हो, ब्लैक कपड़ा क्या करता है? गुड एब्जॉर्बर होता है, तो अच्छी तरह से क्या करेगा? ऊष्मा को
अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, गर्मी लगने लगती है, शरीर गर्म होने लगता है। जबकि वाइट जो सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषक नहीं, ऊष्मा का परावर्तक होता है। हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इससे क्या होता है, गर्मी हमें कम लगती है। तो वही पूछा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े, गर्मियों में अगर ब्लैक कपड़े हम पहनेंगे तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा महसूस हो, क्योंकि ब्लैक क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। जबकि सफ़ेद कपड़ा क्या करता है, ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। इससे क्या होता है, ऊष्मा परावर्तित हो जाती है, ऊष्मा हट जाती है। तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए? तो जो बेस एंड होता है, बेस टर्मिनल से इसको जोड़ा जाता है, आधार से इसे जोड़ा जाता है। तो 3 पिन का जो प्लग होता है उसमें तो एक लाइव फेज होता है, सजीव फेज होता है, और उदासीन फेज होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, और तीसरा क्या होता है, अर्थ और ग्राउंड फेज होता है। तो दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं, यानी लाइव फेज और न्यूट्रल फेज को जोड़ते हैं। तीसरी लंबी वाली पिन को अर्थ से जोड़ते हैं। यही जो होगा, आधार सीधे से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ऐसा क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है? तो सच है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर देखें विबग्योर, तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा यह सबसे कम होता है, जबकि वायोलेट का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। तो प्रकीर्णन जब कम होगा तो वह लंबी दूरी तय करेगा, इसीलिए काफ़ी दूर से लाल रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से देखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है, सही है सही नहीं है, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन सा सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, दोनों क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, ये सही है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, ये भी सही है। और दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। ये वाला है सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 71 का दूसरा हो जाएगा। आप देखते हैं 72, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो किस प्रकार की घटना घटित होती है? और श्रव्य और दृश्य तरंगे मतलब दिखाई देना और सुनना दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अब अधिक समय लग चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य जो होता है बाद में सुनाई देता है। आपको पता होगा, ये तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, टीवी का जब स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है एक ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग होता है। वैसे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है,
तो दिया है टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तो दिस से तुरंत प्रारंभ होता है लेकिन सिर्फ बाद में, क्योंकि ध्वनि की चाल जो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस दुविधा को दूर करने के लिए ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। जिससे भी और मतलब कि दिखाई भी देता है और सुनाई भी दोनों साथ साथ देता है। ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। केमिस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु जिन कणों से निर्मित होते हैं उसे हम मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ये बात आपको पता है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल के अंतर्गत प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, ये आते हैं। पूछा गया नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्यूट्रॉन। ये ड्यूट्रॉन जो है मूल कण नहीं है। तो परमाणु में दो प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, दो प्रकार के मूल कण होते हैं। एक अस्थायी मूल कण होते हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि को रखा जाता है। और दूसरा क्या होता है, अस्थायी मूल कण होते हैं। अस्थायी मूल कण होते हैं, इसके अंतर्गत जो है मेसान आदि आते हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यूट्रॉन नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा है। वर्ल्ड वाइड कौन सा जो पदार्थ है सबसे अधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि अगर हम क्या करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपर्पटी की अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, O2 है। यहाँ पर हो जाएगा O2। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो O2 हो जाता है, और वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन हो जाता है, N2। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, अमोनिया। अमोनिया इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो अमोनिया है यूरिया के विघटन से प्राप्त होती है। हमारे यूरिन में यूरिया की मात्रा अधिक होती है और यूरिया क्या करता है, विघटित होकर के अमोनिया का निर्माण करता है और इसी अमोनिया की गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 76, सोडियम वेपर लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए, सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है इसमें, यह सस्ते होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका प्रकाश एक वर्डी मतलब होता है मोनोक्रोमैटिक है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनका जो प्रकाश है मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब हुआ क्या कि एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है, और पानी की, मोनोक्रोमैटिक मतलब हुआ सिंगल कलर, एक कलर का होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। देखा होगा सड़क किनारे येलो कलर का जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है येलो कलर की, वही सोडियम लैंप होता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बने होते हैं। पॉलीथीन के बारे में आपको पता होगा, पॉलीथीन जो होता है पॉलीमर होता है। एक पॉलीमर मतलब हुआ बहुलक। तो बहुलक जो होते हैं वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनते हैं। जैसे पॉलीएथीन की बात करें तो यह क्या होता है, एथिलीन। पॉलीएथीन जो है यह C2H4 एथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, उसी को हम कहते हैं पॉलीमर। मक्के की खेती की जा सकती है, 78। मक्के की खेती पूरे वर्ष भर की जाती है, पूरे वर्ष भर की जाती है। खरीफ, रबी और जायद मौसम में भी की जाती है।
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में मिठास जो है लैक्टोज के कारण आती है। ये लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। और लैक्टोज क्या, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, बताया है आपको। दूध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग जो होता है केसीन के कारण होता है। अगर पूछा जाए दूध का धवल रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण होता है। और इसमें जो है मिठास आती है लैक्टोज के कारण आती है। और पीला रंग अगर बात करें तो पीला रंग जो होता है कैरोटीन, कैरोटीन ऑप्शन दिया है। पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। सुक्रोज तो आपका शुगर केन में पाया जाता है, सुक्रोज चीनी होता है। और माइक्रोज कुछ होता ही नहीं है। माइक्रो मतलब हमें लग रहा है जो माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहा है। माइक्रोज कुछ होता ही नहीं है। लैक्टोज, कैरोटीन और इसमें से लैक्टोज आपका ऑप्शन से हो जाएगा। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए क्योंकि किसके उन्मूलन में ये सहायक होते हैं, तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होते हैं। क्योंकि जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो होता है एक वायरस के कारण होता है। फ्लेविविराइडी फैमिली का एक वायरस होता है और यह जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वाहक है, इसका कैरियर होता है। और विषाणुओं को मच्छर जो होता है पालतू सूअर से प्राप्त कर मनुष्यों एवं जानवरों को संक्रमित करते हैं, इसीलिए सूअर को दूर रखना चाहिए। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एलिसा का। तो यह जो है एड्स की बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है एड्स के लिए, यह एड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, रक्त दाब को मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो पता होगा आपको स्फिग्मोमैनोमीटर देखा होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, उससे क्या करते हैं बीपी को मेजर करते हैं। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की टैकोमीटर, तो टैकोमीटर जो होता है वायु की गति की माप करता है। एक दिया है एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता की माप करता है एक्टिनोमीटर। और दिया है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.5 इसमें होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर बात करें इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है। इसी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और कैलकुलेशन के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। C/100 होता है, F-32/180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कट करते हैं तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 180 जो होगा 9 हो जाएगा। तो कह सकते हैं C/5 = F-32/9, इसके हिसाब से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट पूछा जा रहा है तो सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया होगा, और सेंटीग्रेड पूछा जाएगा तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया रहता है। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो तीसरा, आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी होने से घेघा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की अगर शरीर में हमारे कमी होगी तो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वह 10 से 12 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, घेघा कहा जाता है। इसीलिए भोजन में आयोडीन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, खास करके नमक में। महाधान सुपर राइस किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? सुपर राइस की बात कर रहा है। तो सुपर राइस जो है एक साइंटिस्ट से जीएस खुश द्वारा विकसित किया गया था सुपर राइस। और यह फिलीपीन स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक गुरुदेव सिंह खुश, इनका नाम गुरुदेव सिंह है, गुरुदेव सिंह खुश द्वारा विकसित किया गया था।